अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडी कैट फ़िज़िक्स में रेस्ट और मोशन में रिवीजन के पार्ट 4 लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में जो एमसीक्यूज़ रहते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन और मोमेंटम और कोलिजन्स के हवाले से है। इस लेक्चर में हम इस फ़ाइल से कुछ सेलेक्टिव जो है वो एमसीक्यूज़ कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की गुजारिश है कि सर आप थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी और साथ में रोटेशनल मोशन और इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ वो भी अपलोड करें। और चूँकि दिन बहुत कम है तो मेरी कोशिश होगी कि उन पे भी एक दो रिविजन्स जो हैं वो मैं बना पाऊँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज अबव द हॉरिजेंटल विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज़ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो आपके साथ होता है VI cos थीटा। ठीक है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला हुआ VI cos ऑफ थीटा। VI की वैल्यू आपके साथ 20 है और साथ में आ जाएगा cos ऑफ 30 डिग्रीज़। स्टूडेंट्स, cos ऑफ 30 डिग्रीज से आपके साथ जो वैल्यू आती है वो 0.866 आती है। और 0.866 के साथ अगर आप ख़ुद सोचें 0.866 के साथ अगर हम पहले 10 मल्टीप्लाई, वैसे तो 20 है लेकिन अगर पहले 10 मल्टीप्लाई कर लें तो 8.6 हो जाएगा। और अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ 8.6 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 17 कुछ समथिंग आंसर आपका आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ अल्फ़ा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द मैक्सिमम हाइट। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल और जी। और देखें आप हाइट का फार्मूला देखें, हाइट का फार्मूला है VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। ठीक है, तो इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि हाइट जो होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल और जी पे। लेकिन चूंकि ये यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला जो है वो फिर आपके साथ होता है VI स्क्वायर बाई 2G के इक्वल। तो अब ये सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं आपके साथ, इनिशियल वेलोसिटी और आपके साथ क्या है, जी है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो किसके बारे में था, वो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सी आपके साथ जो है वो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इस पे आपने ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये वाला फार्मूला जो है ये बहुत स्पेसिफ़िक है, ये सिर्फ थीटा इज़ इक्वल टू 90 के लिए है, जबकि ये फार्मूला जनरल है। तो इस फार्मूला के मुताबिक आपको 3 फैक्टर्स मिले हैं, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा और जी। और उनमें आपके साथ जो फैक्टर्स क्वेश्चन में ऑप्शंस में मौजूद हैं वो ये 2 फैक्टर्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसमें डेल्टा हो जाएगा, बोथ A and B. A man projects a coin upward from the gate of the uniformly moving train. The path of the coin for the man. स्टूडेंट्स, जो बंदा ट्रेन में बैठा है उसके लिए तो पाथ ऑफ द कॉइन बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड होगी, लेकिन जो बंदा बाहर से उसे ऑब्ज़र्व कर रहा है उस कॉइन को तो उसके लिए पाथ पैराबोलिक होगी। तो ये फॉर द मैन, उसी मैन की बात कर रहे हैं तो वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा। द मोशन ऑफ द रॉकेट जो है ये लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल के लिए R की वैल्यू किसके इक्वल है, 4/√3h के, तो उसका एंगल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ एक जनरल फार्मूला है और वो है 4h इज़ इक्वल टू R टेंजेंट थीटा। अगर इस जनरल फार्मूला से हम R को सब्जेक्ट कर लें तो वो 4h बाई टेंजेंट थीटा है। ठीक है, तो ये तो जनरल फार्मूला हो गया, लेकिन स्पेसिफिक में R किसके इक्वल है, वो 4h बाई
√3 के इक्वल है। यहाँ अगर आप कंपैरिजन करें तो टेंजेंट थीटा √3 के इक्वल आता है और टेंजेंट थीटा जो है ये 30 डिग्रीज के लिए √3 के इक्वल होता है। A projectile has a range of maximum range of 160 डिग्रीज। स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज किसके इक्वल है, 160 मीटर्स के इक्वल है। और जब आपके साथ रेंज मैक्सिमम होता है तो स्टूडेंट्स ये बात जहन में याद रखें कि उस वक्त वो किसके इक्वल होता है, वो 4 टाइम्स हाइट के इक्वल होता है। रेंज हमेशा 4 टाइम्स हाइट के इक्वल नहीं होता, बल्कि मैक्सिमम रेंज जो होता है वो 4 टाइम्स हाइट के इक्वल होता है। तो अब से आपसे हाइट पूछी गई है तो आप इसी रेंज को 4 पे डिवाइड कर दें, 160/4 से आपके साथ 40 मीटर्स आ जाएगा। 4 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड, 1 with 27, 39, 55 और 63। किसका रेंज ज़्यादा होगा? तो वैसे तो स्टूडेंट्स हमने डिसाइड किया था कि रेंज जो होता है वो आपके साथ 45 डिग्रीज़ पे सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ 45 डिग्रीज़ तो मौजूद नहीं है। तो अब हमारा लॉजिक ये होगा कि रेंज उस एंगल पे ज़्यादा होगा जिसकी वैल्यू 45 के करीब तरीन होगी, मतलब जिसका डिफरेंस 45 के साथ कम से कम होगा, और वो आपके साथ 39 डिग्रीज़ हैं। A shell is fired at an angle of 30 degrees above the ground with an initial velocity of 50 meters per second. It will hit the ground assuming g is equal to 10। स्टूडेंट्स एक बात जहन में याद रखें कि जब आपके साथ एक बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में 2D प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो किया जाता है, तो ये बात जहन में याद रखें कि जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज होता है उसके लिए वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिव होता है या वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम होगा उसके लिए वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। स्टूडेंट्स आपने हाफ टाइम और फुल टाइम के फार्मूलाज तो देखे होंगे। हाफ टाइम का फार्मूला है VI sin θ/g और फुल टाइम का फार्मूला है 2VI sin θ/g। आप इसमें देख रहे हैं इसमें कौन सी वेलोसिटी है, VI sin θ, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो याद रखिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ये कौन डिसाइड करता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट डिसाइड करता है। अब सबसे पहले तो वैसे तो ये है कि इस क्वेश्चन पे तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि 2 × 50 × sin of 30 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा 2 × 50 आपके साथ, बल्कि sin of 30 से 1/2 आता है, 1/2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 50/5 से 50/10 से आपके साथ 5 सेकंड्स का आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके साथ 5 सेकंड्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसको एक दूसरे तरीके से भी आप डील कर सकते हैं, वो ये है कि आप सबसे पहले वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड कर लें जो कि होगी 50 sin 30। 50 sin 30 से आपके साथ 25 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी है ये कितनी है, 25 है। अब 25 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी को 2.5 सेकेंड्स लगेंगे हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में, मतलब ये यहाँ तक पहुंचने में 2.5 सेकेंड्स लेगा और वापस आने में भी 2.5 सेकेंड्स लेगा, तो मतलब टोटल टाइम ये कितना लेगा आपके साथ 5 सेकेंड्स ले लेगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अच्छा ये कोलिजन का क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसको भी ट्राई कर लें। द ग्राफ शोज the force acting on a body of 4 kg over a time interval of 4 seconds. If the body was initially at rest, what is its velocity after 2 seconds? Students 2 seconds का इंटरवल ये है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इससे आगे का ग्राफ तो कंसिडर नहीं करना, हमने इससे पहले का ग्राफ कंसिडर करना है। अब ज़रा आप ये ग्राफ देखें, ये कौन सा ग्राफ है, ये फोर्स और टाइम का ग्राफ है। फोर्स और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होता है, मतलब जो प्रोडक्ट होता है,
वो आपको चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स देता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, हम चेंज इन मोमेंटम मालूम कर सकते हैं बाय फाइंडिंग दिस एरिया। ठीक है, तो एरिया के लिए हम क्या कर लेंगे, हाफ, बेस की वैल्यू 2 है और हाइट की वैल्यू 10 है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 10। अब चेंज इन मोमेंटम की जगह हम लिख लेंगे m डेल्टा v इज इक्वल टू 10। अब मास कितना है, मास आपके साथ 4 kg है, मास 4 kg है तो वो 4 डिवाइड हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी 10/4, 10/4 से 2.5 आता है। अब चेंज इन वेलोसिटी किसकी इक्वल है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल 2.5। इनिशियल वो कह रहे हैं कि 0 है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि उस बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट लिया था। ठीक है, द बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, तो मतलब फाइनल की वैल्यू आपके साथ 2.5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A body of mass m is projected to the right on the smooth surface with a velocity v and an identical object which is initially at rest. Upon the collision which is elastic, what happens to the motion? Students, ये एक स्पेशल केस है इलास्टिक कोलिजन का कि जब दोनों बॉडीज़ के मासेस जो हैं वो सेम हो और एक बॉडी मोशन में हो एक रेस्ट में हो, तो कोलिजन के बाद क्या होता है, कोलिजन के बाद ये पहली बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है और दूसरी बॉडी को वही वेलोसिटी मिल जाती है जो उस पहले वाली की है। तो अब ऑप्शन देखें, द सेकेंड पार्टिकल विल मूव टू द राइट विद द स्पीड ग्रेटर देन v, ये बात गलत है, विद द स्पीड स्मॉलर देन v, ये भी गलत है। द सेकेंड पार्टिकल विल मूव टू द राइट विद द स्पीड इक्वल टू v, तो ये ऑप्शन आपके साथ करेक्ट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको वो तमाम तीनों जो शॉर्टकट्स हैं वो बता देता हूँ। पहला शॉर्टकट ये है, अगर v1 की वैल्यू v है और v2 की वैल्यू 0 है लेकिन मासेस दोनों के क्या हैं, मासेस दोनों के सेम हैं, तो आफ्टर कोलिजन v1 डैश 0 हो जाएगा और v2 डैश v हो जाएगा। मतलब ये वेलोसिटीज़ बिल्कुल जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे या इंटरचेंज हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा केस देखें, अगर v1 की वैल्यू v है और v2 की वैल्यू 0 है लेकिन m1 जो है वो m2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब जो छोटी बॉडी है वो रेस्ट में है और जो बड़ी बॉडी है वो मोशन कर रही है। अब क्या सिचुएशन होगी, अब स्टूडेंट्स ये शॉर्टकट याद रखें कि v1 की वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो v ही होगी, और ये जो बॉडी रेस्ट में है इसकी वेलोसिटी 2v हो जाएगी। ये दूसरा शॉर्टकट है। और तीसरा शॉर्टकट भी याद रखें, अगर v1 की वैल्यू v है और v2 की वैल्यू 0 है लेकिन m1 बहुत ज़्यादा कम है m2 से, मतलब वो बड़ी बॉडी रेस्ट में है और छोटी बॉडी मोशन में है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब कोलिजन के बाद इस बड़ी बॉडी की वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन छोटी बॉडी की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, मतलब वो बॉडी वापस आना शुरू कर देगी, तो वो -v होगी। तो ये 3 शॉर्टकट्स जो हैं, लेकिन ये 3 शॉर्टकट्स सिर्फ़ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन पे एप्लीकेबल हैं, ये नॉन इलास्टिक कोलिजन्स पे एप्लीकेबल नहीं हैं। ये बाकी क्वेश्चंस आपके साथ सिंपल हैं। What is the formula for calculating momentum? ये भी सिंपल है। The acceleration of the projectile at the highest point is, स्टूडेंट्स हाईएस्ट पॉइंट हो चाहे फर्स्ट हाफ हो चाहे लास्ट हाफ हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है और वो किसकी इक्वल होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। What happens to the range of the projectile when its launch angle is between 0 and 90? स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है कुछ और भी डिटेल में आपको समझा देता हूँ। अगर हमसे कहा जाए कि आप ग्राफ बनाएं हाइट का एंगल के साथ, तो स्टूडेंट्स हाइट का जो एंगल के साथ ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्रीज तक हाइट का ताल्लुक एंगल के साथ क्या है, वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि रेंज का एंगल के साथ ग्राफ बनाएं, तो रेंज का एंगल के साथ ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे,
ठीक है। तो ये 76 डिग्रीज पे रेंज और हाइट इक्वल होती हैं। अगर थीटा 76 डिग्रीज से कम है, मतलब इस साइड की बात हो रही है, तो फिर रेंज हाइट से ज़्यादा होता है, और अगर थीटा 76 डिग्रीज से ज़्यादा है तो फिर रेंज हाइट से कम होती है। और सिर्फ एक एंगल ऐसा है 45 जिस पे रेंज किसकी इक्वल होती है 4 टाइम्स हाइट के, और उस रेंज को हम मैक्सिमम रेंज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टेबल और ये ग्राफ्स ध्यान में रखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। और इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ डेल्टा है कि द रेंज फर्स्ट इंक्रीजेस, ठीक है, फर्स्ट इंक्रीजेस और 45 के बाद वो क्या करेंगे, वो डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह और जो है हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। The projectile covers 25 meters distance when projected with an initial speed. On the same surface, it will cover a distance when projected with double the initial speed. Students, आपको पता है कि रेंज जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। तो अगर वेलोसिटी को हम डबल करेंगे तो रेंज 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब पहले वो 25 मीटर्स कवर कर रहा था, अब वो 100 मीटर्स जो है वो कवर करेगा। हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला, वैसे रेंज का फॉर्मूला होता है VI² sin 2 थीटा बाई जी, लेकिन ये sin 2 थीटा जो है इसकी अपनी वैल्यू है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये ट्रिक किया गया है कि sin 2 थीटा आपको डायरेक्टली मेंशन नहीं है, उसकी जगह 2 sin थीटा cos थीटा लिखा गया है, और उसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ अल्फा है। The velocity of a projectile at its maximum height is, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, ज़ीरो नहीं होती, ये बात जहन में याद रखें। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की कुछ और बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक ऐसा प्रोजेक्टाइल है जिसको बिल्कुल वर्टिकली थ्रो किया गया है तो तब तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल है तो फिर हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन हॉरिजेंटल वेलोसिटी तब भी होगी। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी ज़ीरो होगी, हम कहेंगे कि वेलोसिटी मिनिमम होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ और शॉर्टकट फार्मूलाज भी जहन में याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट पे फाइंड करें, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, तो इसके लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है 12mVI²। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी टॉप पे फाइंड करें तो फिर आपने फार्मूला यूज़ करना है 12mVI² cos² थीटा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे फाइंड करें तो फिर आपने फार्मूला यूज़ करना है 12mVI² sin² थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूलाज जो हैं ये जहन में याद रखें। What is the angle for which the range and height is equal? स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और वो आपके साथ एंगल है टेंजेंट इनवर्स 4, और इससे जो आंसर आता है वो 76 आता है। और इस प्रीवियस ग्राफ में भी हमने डिस्कस किया कि 76 एंगल पे आपके साथ रेंज और हाइट सेम होते हैं। स्टूडेंट्स, रेंज और हाइट का जो रिलेशन है जिसको आप डिफरेंट एंगल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं वो आपके साथ है 4h = r टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। Which of the following is true about the conservation of momentum? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एक तो जनरल आइसोलेटेड सिस्टम है और एक बॉडी की बात होती है। तो बॉडी पे मोमेंटम तभी कंजर्व होता है जब एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो होते हैं, और यूनिवर्स का मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। तो यहाँ भी सिर्फ एक आर्म सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आर्म सिस्टम का मोमेंटम तब कंजर्व होगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके साथ अल्फा होगा। अकॉर्डिंग टू द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, द इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन टोटल मोमेंटम। इफ इन इलास्टिक कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व? इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं होती, लेकिन मोमेंटम उसमें कंजर्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये 45 डिग्रीज पे ये सब
सबसे मैक्सिमम होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसमें अल्फ़ा ही है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्टाइल के हवाले से कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपके साथ फ़ाइल है, ये रिवीजन पार्ट 1 में आपको डिस्क्रिप्शन में ये फ़ाइल गिवन है, ठीक है, और उस फाइल में मेरा कंटेक्ट नंबर भी गिवन है। आपको अगर इन MCQs में किसी MCQ में भी प्रॉब्लम हो सोल्यूशन में, चूँकि हमने सारा फाइल कंप्लीट नहीं किया, तो आप जो है कमेंट्स में भी उन MCQs के बारे में पूछ सकते हैं, और इस पे आप पर्सनली प्रैक्टिस करें और अपने रिज़ल्ट्स को फिर मेरे साथ शेयर करें। इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रोटेशनल मोशन की बातें डिस्कस करेंगे और उसकी रिवीजन को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।